रिलीज हुई द विलेज सीरीज को, जो कि एक इंडियन तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर सीरीज है और ये सेम नाम की एक ग्राफिक हॉरर नोवेल से इंस्पायर्ड है, जिसको इनिशियली पब्लिश किया था याली ड्रीम क्रिएशंस ने। इस सीरीज के अंदर टोटल 6 एपिसोड्स हैं और इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारे के सारे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये एक ऐसे गांव की कहानी है जहां पर अचानक से ही सब कुछ बंजर हो जाता है, लेकिन उसकी गहराई में एक ऐसा ईविल लर्क करता है जिसकी वजह से वहां पर जो कोई इंसान जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। सीरीज नहीं है तो रेटिंग वगैरह तो इसकी ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ ये बात है कि सीरीज सही है, देखने में मजा आता है। इस सीरीज को डायरेक्ट किया है मिलिंद राव ने। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है 2005 से, जहां पर हम थूथुकुडी जिले के अंदर कहीं से एक बस को गुजरता हुआ देखते हैं। उस बस के अंदर सेतु नाम का एक आदमी था जो कि अपनी माँ, सासू माँ और गांव के कुछ लोगों के साथ अपनी प्रेग्नेंट वाइफ माला को लेकर दूसरे गांव जा रहा होता है, क्योंकि उसके गांव नामलाई के डॉक्टर ने प्रेगनेंसी के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बता दी थी, तो उसको डॉक्टर के पास जाना था। खैर यहाँ पर अब काफी बारिश हो रही होती है और आगे रास्ते में जाकर उन्हें एक पेड़ मिलता है, जिसकी वजह से रास्ता ब्लॉक गया था। अब पहले तो वो लोग पेड़ को हटाने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं हटता, और तभी सेतु ये सजेस्ट करता है कि उन्हें शहर की तरफ फैक्ट्री वाले रास्ते से जाना चाहिए, जिस पर थोड़ा सा झिझक कर सभी एग्री हो जाते हैं और उस रास्ते पर चले जाते हैं। और तभी हम यहाँ पर छुपे हुए कुछ लोगों को देख पाते हैं जिन्होंने शायद वो पेड़ रोड के बीच में जानबूझकर रखा था। अब सेतु और बाकी सभी उस रास्ते से जा ही रहे होते हैं और वो माला को बता देता है कि वो फैक्ट्री वाले रास्ते से जाएंगे। तो ये सुनकर वो बहुत परेशान होकर ये कहती है कि उस रास्ते में तो कटियाल गांव भी पड़ता है और उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, उन्हें वहां से नहीं जाना चाहिए। इस पर वो ये कहता है कि सब ठीक होगा। अब जैसे ही वो लोग कटियाल के पास वाले रास्ते पर एंटर करते हैं, जो कि इंसानों से खाली एक उजड़ा हुआ गाँव था, उनकी बस के आगे तभी कोई आ जाता है और अचानक से हिट होता है, जिससे कि सभी परेशान हो जाते हैं। अब सेतु उस आदमी को चेक करता है तो ये आदमी उसके ही गांव का था, जिसे उसने अपने बचपन में देखा था, लेकिन वो फिलहाल यहाँ पर क्या कर रहा था। और सबसे बड़ी बात कि उसके शरीर और चेहरे पर बड़े बड़े फफोले पड़े हुए थे। खैर तभी हम आसपास लटके हुए ट्रैप्स को भी देख पाते हैं, साथ ही साथ कोई उनके ऊपर नजर भी रख रहा था। और तभी एक ब्लेड आकर ड्राइवर को बीच से काट देता है, जिसके बाद वहां पर कुछ अजीब से लोग आ जाते हैं जो कि दिखने में राक्षस जैसे थे और वो जानवरों जैसे गुर्रा भी रहे थे। वो काफी ज्यादा वायलेंट होते हैं, तो इनको हम क्रीचर्स बुलाएंगे, जो कि एक एक करके सब पर हमला करते हैं, भालों से उनको छेद देते हैं और काट पीट देते हैं, और ऐसे ही सबको खत्म कर दिया जाता है। और माला अपने पति को मरता देख टूट जाती है और फाइनली पर भी हमला कर दिया जाता है, जिसके साथ सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम के सिंगापुर में आ जाती है, जहां पर हम प्रकाश नाम के एक पैरालाइज्ड और काफी अमीर बिजनेसमैन को देख पाते हैं, जो कि फरहान नाम के एक मर्सनरी को हायर करता है, जिसकी टीम के अंदर 3 लोग और थे और वो खुद को क्लीन अप क्रू बुलाया करते थे। प्रकाश यहाँ पर फरहान को मिशन समझाता है, जिसके अंदर उसे कटियाल गाँव जाना था, जिसको हमने शुरुआत में देखा, और वहाँ पर उसके साथ साइंटिस्ट भी जाएंगे और वो फॉरेस्ट, फैक्ट्री और कोस्ट के कुछ सैंपल्स लेंगे, जिनको सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी फरहान और टीम की होगी। खास करके उन सैंपल्स को पूरी सेफ्टी के साथ यहाँ पर लाना है और ये मिशन पूरी तरह से सुपर कॉन्फिडेंशियल होगा। अब वो उसे उसकी पेमेंट दे देता है और यहाँ से जाने के लिए एयरक्राफ्ट और वहाँ पर कहाँ लैंड करना है उसके लिए टैबलेट देता है, जिसके अंदर कोऑर्डिनेट्स थे, और ये कहता है कि उनका खास आदमी जगन भी उनके साथ जाएगा। लेकिन अब जगन परेशान होकर अकेले में प्रकाश से बात करता है कि वो नहीं जा सकता, जिस पर वो ये बताता है कि वो एक लौता जिंदा इंसान है जिसे उस जगह के बारे में पता है, तो उसे तो वहाँ पर जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो उसकी वाइफ को उसकी सच्चाई बता देगा, जिस पर जगन मान जाता है। खैर अब थूथुकुडी के पास हमें कपल डॉक्टर गौतम और उसकी वाइफ नेहा को देख पाते हैं, जो कि अपने शहर नागापट्टिनम से चेन्नई जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो रखा था तो वो वहीं पर फंस जाते हैं। और तभी नेहा ये सजेस्ट करती है कि ऑनलाइन मैप एक दूसरा रास्ता सजेस्ट कर रहा है, जो कि जंगलों से सीधा हाईवे की तरफ निकलता है, तो उन्हें वहां से जाना चाहिए। और अब गौतम ठीक ऐसा ही करता है। उन दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम माया है। खैर अब इसी बीच हम नामलाई गांव को देख पाते हैं, जहां पर हम पांडियन नाम के एक बार ओनर को देखते हैं, जिससे मिलने उसके गांव के 2 दोस्त शक्ति और करुणा गम आते हैं और वो तीनों आपस में बात करने लगते हैं। खैर इधर गौतम और फैमिली रास्ते से जा रहे थे और ये वही रास्ता है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, यानी कि वही फैक्ट्री के पास वाला। और अब वो कटियाल के पास वाले रास्ते पर सेम उसी स्पॉट पर आते हैं जहाँ पर सेतु की बस रुकी थी, और यहाँ उनकी कार के आगे के दोनों टायर्स अचानक से पंक्चर हो जाते हैं। खैर अब गौतम चेक
चेक करता है तो टायर्स के अंदर कीले घुसी हुई थी, यानी कि उनको किसी ने जानबूझकर वहाँ पर रखा। खैर वो नेहा से ये कहता है कि वो आगे जाकर मदद ढूंढ कर लाएगा, तब तक वो, माया और उनका डॉग हैप्टिक कार में ही बैठे रहे। खैर इसी बीच हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं जो कि कटियाल कोस्ट पर पहुंच ही रहे थे और जगन यहाँ पर आने से बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था। खैर तभी हम नामलाई में पांड्यन, शक्ति और करुणागम को देख पाते हैं जो कि आपस में बात कर रहे थे। तभी वहाँ गौतम आ जाता है जो कि उनसे मदद मांगते हुए ये बोलता है कि वो पिछले 1.5 घंटे से घूम रहा है और उसकी कार एक जगह पर खराब हो चुकी है, तो उसको मदद चाहिए। जिस पर वो पूछते हैं कि कहाँ पर है उनकी कार, तो वो याद करके बताता है कि वहाँ पर कटियाल का बोर्ड लगा हुआ था। और ये सुनकर वहाँ पर मौजूद हर एक के चेहरे का रंग उड़ जाता है, सभी डर जाते हैं। इवन एक बूढ़ा आदमी तो गौतम से ये भी कहता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये तीनों भी वहाँ पर जाने से साफ इनकार कर देते हैं और बताते हैं कि वहाँ सालों से कोई भी नहीं गया क्योंकि वहाँ पर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, क्योंकि वो जगह हॉन्टेड है जहाँ पर खून के प्यासे भूतों का वास है। और गौतम ऑब्वियसली पढ़ा लिखा था तो इन बातों पर वो यकीन नहीं करता। वो उनसे ही उल्टा पूछता है कि क्या उन्होंने कभी भूत देखा है, जिस पर वो कहते हैं कि उन्होंने देखा तो नहीं है, लेकिन वहाँ से कभी कोई लौट कर वापस नहीं आता। और लोग ये कहते हैं कि वो जगह हॉन्टेड है तो सब उससे दूर ही रहते हैं और ऐसी जगह पर क्यों जाना है जहाँ से कोई वापस नहीं लौटता। और शक्ति कहता है कि उसने कटियाल का नाम ले लिया है तो अब उसकी वैसे भी कोई मदद नहीं करेगा। तो अब गौतम गुस्से में वापस चला जाता है, जिसे वो लोग रोकने की कोशिश भी करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर वो ये भी सोच रहे थे कि उसके बीवी और उसकी बच्ची बचे भी नहीं होंगे, जिसके बाद वो थोड़े से परेशान भी हो जाते हैं। खैर अब हम कार को देख पाते हैं जिसके पास वही क्रीचर आते हैं जो कि शुरुआत वाले थे, जिन्होंने उस कार के ऊपर नजर बनाई हुई थी। और उनकी प्रेजेंस फील करके हैप्टिक भी भौंकने लगता है और नेहा को लगता है कि उसे टॉयलेट जाना होगा, तो वो गलती से डोर को ओपन कर देती है और अब वो जंगलों में कहीं भाग जाता है जिसे वो लेने जाती है, जिसके पीछे माया भी भाग जाती है। और तभी नेहा के पैर में एक ट्रैप आकर लगता है और उसे जंगलों में खींच लेता है और माया के सामने एक क्रीचर आकर खड़ा हो जाता है, जिसके साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। खैर अब एपिसोड 2 शुरू होता है 2 हफ्ते पहले कटियाल से ही, जहां पर कुछ साइंटिस्ट आए हुए थे जिन्हें प्रकाश नहीं भेजा है और वो लोग वहां पर बहुत ही अजीब बड़े बड़े ग्लोइंग फूल और पौधे देखते हैं जो कि नॉर्मली कहीं भी नहीं पाए जाते। अब वो लोग उन पौधों के ऊपर से उस पर लगी हुई चिपचिपे से लिक्विड का सैंपल लेने लगते हैं और अब एक साइंटिस्ट आगे जाता है तो उसे काफी अजीब सा पेड़ दिखता है जिस पर खून जैसा कुछ लगा हुआ था और इंसानों जैसे कुछ ऑर्गन्स भी पेड़ पर लटके थे और उसकी रूट्स के पास बीचों बीच हार्ट जैसी चीज भी लगी हुई थी जो कि धड़क रही थी और हम समझ पाते हैं कि वो पेड़ असल में जिंदा है। अब तभी वहाँ पर अचानक से ही हलचल शुरू हो जाती है और यहाँ पर रेडिएशन के लेवल्स काफी बढ़ चुके थे और तभी वहाँ पर वो क्रीचर्स आते हैं और उन तीनों पर हमला करके उन्हें खत्म कर देते हैं। यानी कि प्रकाश यहाँ पर साइंटिस्ट काफी पहले से ही भेज रहा था, यानी कि उसको कटियाल के बारे में नॉलेज थी। लेकिन भैया एक बात है कि यहाँ पर जो कुछ भी है ना वो काफी भयानक था। खैर अब प्रेजेंट टाइम में फिर से गौतम को दिखाया जाता है जो कि अपनी कार के पास जा रहा था, लेकिन बारिश होने के रीजन की वजह से वो रास्ता भटक जाता है और एक जगह फिसल कर गिर पड़ता है, जिसके पास कोई आता है और सीन यहीं शिफ्ट हो जाता है। अब हम वापस से सिंगापुर में 3 हफ्ते पहले प्रकाश को देखते हैं जो कि काफी परेशान था क्योंकि उसके डॉक्टर ने उसको बता दिया था कि अब वो फिर से कभी नहीं चल पाएगा और उसने अपनी बॉडी पर छेड़छाड़ भी की है, साथ ही साथ वो काफी ड्रग्स लेता था। अब यहाँ जगन आता है और उससे ये कहता है कि उसके पिता ने उसको बुलाया है जिन्हें उससे बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है। जिसके बाद फिर से प्रेजेंट टाइम में सीरीज आती है जहाँ पर फरहान और उसकी टीम जगन और साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो कि कटियाल के जंगलों में पहुंच चुके थे और आगे बढ़ रहे थे। तभी जगन को प्रकाश का कॉल आता है जो कि उससे ये कहता है कि वो लोग जरा भी रेस्ट ना लें और सैंपल्स लेकर जल्दी से जल्दी आ जाएं। इस पर वो ये कहता है कि उनका रेस्ट करना तो जरूरी है, लेकिन वो इस पर काफी गुस्सा करता है और उसको धमकी देता है, इस पर उससे मानना ही पड़ता है और वो टीम से लगातार आगे चलते रहने के लिए बोलता है। यानी कि प्रकाश यहाँ पर किसी चीज के लिए काफी बेचैन हो रखा था। अब यहाँ पर फरहान और टीम को सिर्फ इतना ही बताया गया था कि उन्हें साइंटिस्ट के साथ जाना है और उस सैंपल को बिल्कुल सही सलामत वापस लाना है। अब यहाँ पर इससे ज्यादा ये जगह कैसी है, क्या है, किस चीज का सैंपल, कैसा सैंपल लेना है, उन्हें कुछ भी बताया नहीं गया था। यानी कि जिनको आप यहाँ पर भेज रहे हो उन्हीं से चीजें टॉप सीक्रेट रखी गई और अभी भी जगन बस उनको लेकर जा रहा था, लेकिन कहाँ ये वो भी नहीं जानते थे। और आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले प्रकाश ने यहाँ पर पहले भी साइंटिस्ट को भेजा, लेकिन वो मारे गए थे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए फरहान और उसकी टीम को भेजा गया था ताकि वो लोग किसी चीज से बच पाएं। खैर तभी हम कटियाल के पास गौतम को देख पाते हैं जिसके पास आखिरी सीन में कोई आया था। तो उसके पास असल में शक्ति, करुणागम और पांड्यन आ गए थे क्योंकि उन्हें उस पर तरस आ गया था और यहाँ बारिश भी हो रही थी, तो वो थोड़ा रेस्ट करते हैं और फिर वहां से ट्रैक्टर से
निकल जाते हैं और गौतम उनसे कटियाल की कहानी पूछता है जो कि करुणागम बताता है। और तभी हम फ्लैशबैक देख पाते हैं, जिसके बाद हम 1989 के कटियाल को देख पाते हैं जो कि बाकी सभी गाँव की तरह एक आम गाँव था जहाँ पर लोग रहा करते थे और वहाँ पर करुणागम अपनी बहन कोड़ी और वाइफ के साथ मजदूरी किया करता था और उसका बेटा सेतु भी यहीं पर खेलता रहता था, जिसको एक डॉक्टर बनाने का सपना करुणागम देखता है। यानी कि शुरुआत में हमने जिस सेतु को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका ही बेटा है। खैर अब ये जगह गांव के जमींदार साईराज की थी जो कि अपने भाई पौनराज को वहां की जिम्मेदारी सौंपता है। और पौनराज एक काफी बुरा घटिया सोच का इंसान है जो कि आते ही मजदूरों को गाली देने लगता है, ताने मारने लगता है और सेतु पर गुस्सा करता है, जिसे करुणागम रोकता है और उन दोनों का झगड़ा हो जाता है, जिसके अंदर कोड़ी भी बोलती है और अब वो करुणागम को बंदूक के बट्टे से मारकर बेहोश कर देता है और कोड़ी के कपड़े फाड़ने लगता है, जिससे बचने के लिए वो अपनी जान दे देती है। अब अगले सीन में करुणागम अपनी बहन का अंतिम संस्कार करता है और पौनराज के पास जाता है, जिसका वो प्राइवेट पार्ट काट देता है और उसे पीटते हुए उसे घर लाता है। और अब साईराज उस पर गुस्सा करते हुए गन तान लेता है, लेकिन उसका बेटा शक्ति जो कि करुणागम का बचपन का बहुत ही अच्छा दोस्त था वो उसको रोक देता है। और इसी बीच होता यह है कि साईराज गोली चलाता है जो कि एक आदमी को लग जाती है और अब जैसे तैसे शक्ति बीच बचाव करता है और वो करुणागम और उसके साथ आई हुई भीड़ को वापस भेज देता है क्योंकि उनके साथ में अन्याय हुआ था। खैर अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और वो लोग उस जगह पहुंच चुके थे जहां पर गौतम ने कार रोकी थी, लेकिन गौतम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहां पर ना ही कार थी, ना ही उसकी बेटी और ना ही उसकी बीवी, जिसकी किताब उसे पास में ही पड़ी हुई मिलती है और अब वो काफी परेशान हो जाता है। करुणागम तभी शक्ति से बोलता है कि शायद कार को खींचकर कटियाल के अंदर ले गए होंगे और अब हम एक बड़े से क्रीचर जैसे इंसान को देख पाते हैं जो कि इजीली उस कार को एक हाथ से खींचते हुए ले जा रहा था, जो कि एक आम इंसान के लिए नामुमकिन था। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम फरहान, उसकी टीम, साइंटिस्ट और जगन को देखते हैं जो कि उसी जंगल तक पहुंच चुके थे जहां पर हमने पहले उन 3 साइंटिस्ट को देखा था। और अब वो लोग भी यहां के सैंपल्स को लेने लगते हैं और प्रकाश की कंपनी एक्सोजेनिक्स की पुरानी सैंपल बॉटल्स वहां पर डली हुई हमें दिखाई देती हैं। और पेड़ पर एक सर लटका हुआ था जो कि किसी और का नहीं बल्कि आखिरी एपिसोड वाले साइंटिस्ट का था, जिसको क्रीचर ने खत्म कर दिया। और अब फरहान जगन से पूछता है कि क्या उनके अलावा भी यहाँ पर पहले कोई टीम आई थी, जिसका उसके पास कोई भी जवाब नहीं था, या फिर ये कहें कि वो कोई जवाब देना नहीं चाहता था। और उस कटे सर को देख सभी काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जगह उतनी सुरक्षित नहीं थी। इसके साथ सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। खैर अब 3 हफ्ते पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब प्रकाश अपने पिता से बात करने आया था। वो उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत किया करता था। वो उनको बताता है कि डॉक्टर ने मना कर दिया है कि वो कभी चल भी पाएगा क्योंकि अब उस पर स्पाइनल कॉर्ड थेरेपी भी काम नहीं कर रही थी और उसकी सारी नर्व्स डैमेज हो चुकी हैं। और शुरुआत तब हो गई थी जब वो 8 साल का था और उसके पिता ने जब उसको एक इंजेक्शन दिया था। खैर अब उसके पिता उससे माफी मांगने लगते हैं और ये कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो गलत किया, उन्हें उसके पास रहना चाहिए था, लेकिन वो हमेशा इसी कोशिश में लगे रहे कि वो कैसे भी करके उसे ठीक कर दें। और अब वो उसे एक फाइल देकर उसे अपनी कहानी बताने लगते हैं। और तभी हम फ्लैशबैक देखते हैं 1989 का, और वो भी एक साइंटिस्ट ही थे जो कि दिन रात उस केमिकल कंपोजिशन से पता लगाने की कोशिश कर रहे थे जिससे प्रकाश का नर्व डैमेज ठीक हो सके। और उसने 1991 तक यानी कि 2 साल में अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स किए थे, टेस्ट किए थे, लेकिन कोई भी सक्सेस उसके हाथ नहीं लगी थी। लेकिन अब उसे एक केमिकल के बारे में पता चला है जिसका नाम है लैंटेनाइट। और इस तरह से प्रकाश को कटियाल गांव के बारे में पता चला था। अब देखो फिलहाल इतनी कहानी तो समझ में आ रही है कि कटियाल गांव के अंदर एक खास पदार्थ मिलता है और वो प्रकाश को चाहिए अपने नर्व डैमेज को ठीक करने के लिए। लेकिन असल बात ये है कि कटियाल गांव का राज क्या था और ये केमिकल पर्टिकुलरली कटियाल गांव में क्या कर रहा है, कैसे आया है, या फिर यहाँ के राज क्या है, तो इसके असली पत्ते तो अंत में ही खुलेंगे। खैर अब हम देखते हैं गौतम और उसकी मदद करने वाले 3 लोगों को जहाँ पर वो कटियाल गांव में आ चुके थे और ये गांव पूरी तरह खाली था, जिसके बारे में करुणागम फिर से बताने लगता है। और हम 1991 का फ्लैशबैक देखते हैं जब इस गांव में वो लोग अच्छे से रहा करते थे, लेकिन एक दिन जमींदार सारी जमीन एक्सोजेनिक्स कंपनी को बेच देता है, मींस प्रकाश के पिता को, जिनका मैनेजर जगन आकर उस जगह को खाली करवाता है। अब करुणागम और बाकी लोग जमींदार के पास जाते हैं जो कि उनसे ये कहता है कि ये जमीन उसकी ही थी इसलिए उसने बेच दी, और वो
लोग कहीं भी जाए उन्हें वो वैसे ही पसंद नहीं करता। और तभी शक्ति अपने पिता के इस फैसले के खिलाफ हो जाता है और उनसे ये कहता है कि वो उन सभी गाँव वालों को अपनी नामलाई गाँव की जमीन पर रखेगा। और तभी साईराज अपने बेटे का भी बहिष्कार कर देता है और उसकी माँ को भी डियटी पजेस करती थी, जिसको माता आना भी कहा जाता था, और वो गुस्से में उसे बद्दुआ देकर बेहोश हो जाती है। यानी कि इस जमीन को लेकर भी कुछ न कुछ राज यहाँ पर दफन थे। तभी हमें नेहा को दिखाया जाता है जिसे कहीं पर बांध कर रखा गया था और माया को वहीं एक केज में रखा गया था, जिसके पास एक ड्वार्फ क्रीचर आता है जिसे देखकर नेहा बहुत डर जाती है। और अब उसके पास एक क्रीचर आकर उसे हॉन्ट करता है और हमें अभी भी समझ में नहीं आता कि ये इंसान जैसे क्रीचर्स हैं या फिर क्रीचर जैसे इंसान हैं। हालांकि ये इंसान तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे थे। खैर तभी हम फरहान, उसकी टीम और साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उस कटे हुए सर को एग्जामिन कर रहे होते हैं और ये बताते हैं कि उसे बॉडी से उखाड़ कर अलग किया गया था। लेकिन शॉकिंग पार्ट ये है कि ये टीम 2 हफ्ते पहले आई थी, लेकिन इस सर को देखकर लग रहा है जैसे कि ये 2 या 3 दिन पहले ही खत्म हुआ है। और उसके ऊपर जो ये बलगम जैसी चीज लगी हुई है वो उसे डिकम्पोज होने से रोक रही है। शायद ये एक तरह से डेड सेल्स को रीजनरेट कर रही थी। खैर अब वो लोग आगे जाते हैं और यहाँ पर भी उन्हें अजीब सी चीजें मिलती हैं और सर पेड़ पर लटके हुए मिलते हैं। और अब उनके पास काफी सारे क्रीचर्स आ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और तभी फरहान की टीम के एक मेंबर लकी को वो खींचकर पेड़ पर ले जाया जाता है और उसकी गर्दन को चबाकर उसे खत्म करके नीचे फेंक दिया जाता है। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब कुछ समय के लिए वो क्रीचर्स गन्स की आवाज को सुनकर वहां से निकल जाते हैं। खैर तभी फरहान और उसकी टीम लकी को रिस्पेक्टफुल तरीके से वहीं पर बैरी करते हैं और फरहान जगन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर है क्या जिससे उन्हें लड़ना है, लेकिन वो अभी भी उसे कुछ भी क्लियरली नहीं बताता। तभी हम एक साइंटिस्ट को उस अजीब से ऑर्गन्स वाले पेड़ के पास देखते हैं जो कि उसके बारे में अपने साथियों को बताता है, जिस पर फरहान उनको ये कहता है कि उन सभी को सेफ रहना होगा, तो वो सभी लोग एक साथ रहें, अकेले कहीं भी ना जाएं। जिसके बाद हम कटियाल गांव के अंदर गौतम और उन तीनों को देख पाते हैं जो कि यहाँ वहाँ घूमकर नेहा और माया को ढूंढ रहे थे। और घूमते हुए वो शक्ति के पेरेंट्स के घर तक पहुंच जाते हैं। जहाँ पर वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उनको एक पेड़ मिलता है जिस पर स्कल्स लटके हुए थे। खैर अब तभी वहाँ पर 2-3 क्रीचर्स आकर उन पर हमला कर देते हैं और जैसे ही वो लोग उनसे बचकर उन्हें खत्म करते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा क्रीचर अपने अजीब से मॉन्स्टर जैसे डॉग्स को लेकर आता है और उन पर छोड़ देता है। वो लोग डॉग से बचते हैं और भागते हैं और वो एक को खत्म भी कर देता है। और ये डॉग्स बहुत ही ज्यादा डेंजरस और खूंखार थे जो कि उनको मार कर ही दम लेते, तो वो उनसे बचने के लिए एक गड्ढे में कूद जाते हैं, जिसके साथ एपिसोड 3 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। कि आखिरी एपिसोड में दिखाया गया था कि वो लोग कुत्तों से डरते हुए या फिर ये कहें कि म्यूटेटेड कुत्तों से डरते हुए गड्ढे में कूद चुके थे। वो चारों ही बेहोश हो चुके थे जो कि अब होश में आते हैं और पांडियन के पैर में थोड़ी बहुत चोट लग गई थी जिसको थोड़ा बहुत ठीक गौतम कर देता है क्योंकि वो डॉक्टर था, लेकिन उसकी मेडिकल किट उसके पास नहीं थी। हालांकि दर्द से बचने के लिए पांडियन विस्की पी लेता है और गौतम उन सबसे माफी मांगता है कि उसकी वजह से वो तीनों भी यहाँ पर फंस गए, लेकिन वो लोग ये कहते हैं कि वो माफी न मांगे। साथ ही साथ गड्ढे के अंदर बेल भी थी, यानी कि जो पेड़ की बेल होती है, जिससे कि उनके गिरने का इम्पैक्ट कम हो गया था और उनकी जान बच गई। खैर इसके बाद वो लोग आगे जाते हैं तो उनको एक माइन मिलती है जो कि कोरोना गम के टाइम तो ऑपरेशनल थी, लेकिन फिर 2004 में सुनामी आई और सब कुछ इस गांव में खत्म हो गया। जमीन बंजर पड़ गई और सारे लोग मारे गए, इंक्लूडिंग शक्ति की फैमिली, उसके पिता साईराज, चाचा पौनराज और मदर सुभद्रा। अब वो लोग आगे जाते हैं तो गौतम को माया का एक हेयर क्लिप मिल जाता है जिससे वो समझ जाता है कि वो लोग यहीं कहीं होंगी और वो उन्हें ढूंढने लगता है। यहाँ पर बहुत सारा सामान भी पड़ा हुआ था, कार्स भी थी, जिससे वो ये भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर और भी लोग पहले आ चुके हैं। खैर इसी बीच हम नेहा और माया को देख पाते हैं, जहाँ पर नेहा को बांध कर रखा गया था और माया को केज में रखा गया था। जहाँ पर माया रो रही होती है तो उसके पास वो ड्वार्फ क्रीचर आता है और उसकी एक पूंछ भी थी जो कि हमने बाकी किसी क्रीचर की अभी तक नहीं देखी। और वो माया से ये कहता है कि वो रोए नहीं वरना वो आ जाएगा, और वो कौन है अभी हम नहीं जानते, और वो उसे अपनी एक डॉल दे देता है, यानी कि ये लोग इंसानी भाषा बोल सकते थे। खैर तभी हम गौतम और बाकी तीनों को देखते हैं, जहां पर गौतम काफी परेशान हो चुका था और अब उन्हें कोई चैंटिंग की आवाज सुनाई देती है जिसको सुनकर शक्ति ये बोलता है कि ये तो उनकी देवी की प्रेयर है, और वो लोग उस आवाज का पीछा करने लगते हैं। और तभी वो एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनको कोई क्रीचर देवी की पूजा करता हुआ दिखता है और एक लड़की को उसने बांध कर रखा हुआ था जिसकी वो बलि देने वाला था, लेकिन गौतम उसे धक्का देकर उस लड़की को बचा लेता है। और अब वो क्रीचर जिसकी पूरी बॉडी पर बड़े बड़े फोड़े थे, स्किन सड़ी हुई थी, वो शक्ति को देखकर ये बोलता
देता है कि वो एक गद्दार है। और तभी हम और शक्ति उसको पहचान लेते हैं कि वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि उसका ही पिता साइराज है, जिसको 2004 की सुनामी में सबके साथ मरा हुआ समझ लिया गया था, जिसको ऐसी हालत में जिंदा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यानी कि ये सब क्रीचर्स नहीं हैं बल्कि इंसान ही थे। और शुरुआत में जो सेतु को व्यक्ति मिला था जो कि उसके ही गांव का था, जिसके शरीर पर अजीब से फफूले थे और वो बहुत ही अजीब हो रखा था, उसके साथ में भी यही हुआ होगा जो कि साइराज के साथ था। खैर अब वो उससे पूछते हैं कि वो लोग आखिर बचे कैसे, तो वो कहता है कि देवी ने उन सबको बचाया है। और अब वो करुणागम को चोक करने लगता है जिसे वो लोग बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था जिसको हर्ट करना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन तभी गौतम के हाथ एक भारी भरकम सा शस्त्र लग जाता है जिससे वो उसके सर पर वार कर देता है। अब वो लोग उससे पूछते हैं कि नेहा और माया कहाँ पर है, लेकिन वो उनसे कहता है कि वो दोनों अब उसकी फैमिली हो चुकी है जो कि उन्हें वापस नहीं मिलेगी। और तभी वो शक्ति से ये कहता है कि वो उसका बेटा हो ही नहीं सकता, उसका असली बेटा, उसका खून देवी के वरदान से जल्दी ही यहाँ पर आ जाएगा। खैर अब फिर से हम साइराज को ही देखते हैं जिसको वो लोग टॉर्चर करके सवाल जवाब करते हैं, लेकिन तभी उसे देवी की आवाज सुनाई देती है। उसके मन में ये आवाज आती है कि वो इन लोगों से ना डरे क्योंकि उसकी आर्मी, उसके लोग आ रहे हैं। और तभी वो अपने सारे लोगों से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है और वो क्रीचर्स उन चारों को पकड़ लेते हैं, या फिर ये कहें कि ऐसे म्यूटेट हुए इंसान उनको पकड़ लेते हैं। अब वो ड्वार्फ क्रीचर वहाँ आता है जो कि ये कहता है कि उस बच्ची को पानी चाहिए। उसके पास मेडिकल किट भी थी जो कि गौतम की थी, जो कि उससे पूछता है कि उसकी बीवी और बेटी कहाँ है, जिस पर साइराज बोलता है कि वो उसे बता देगा, लेकिन पहले वो उसे दवाई दे। अब तभी गौतम उसे पेन किलर देता है और एक ब्लेड को चुपके से छुपा लेता है। और अब साइराज जिस लड़की को बांधे हुए था उसे अपने लोगों को खिलाने के लिए बोल देता है और उसके लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। और अब साइराज इन लोगों को सच बताता है और दूसरी तरफ प्रकाश के पिता भी उसे कटियाल की कहानी सुनाते हैं, जिससे हमको असली सच पता चलेगा कि वहाँ पर ये सब हुआ कैसे। तो 1991 में प्रकाश के डैड वो जमीन खरीद लेते हैं जहाँ पर कभी करुणागम और उसके लोग रहा करते थे। खैर अब 1996 आ जाता है और प्रकाश के डैड GSR वहाँ पर एज अ साइंटिस्ट लैंटानाइट पर एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं जो कि एक डेडली केमिकल था। और अब फिर से उनके ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल होने लगते हैं और ऐसा करते करते उन्हें कुछ साल बीत जाते हैं, जिस दरमियान वो बहुत ही सारे चूहों और जानवरों पर एक्सपेरिमेंट्स कर देते हैं। और उन्होंने एक फार्मा फैक्ट्री की आड़ में जमीन के अंदर ही एक लैब बनाई हुई थी जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। लेकिन हुआ ये कि जो फैक्ट्री का वेस्ट होता था या फिर लैब का वेस्ट होता था उसकी वजह से जमीन, पानी और हवा पॉल्यूट हो गई। और ऐसे करते करते कटियाल के जानवर मरने लगे, जमीन बंजर हो जाती है और लेडीज मरे हुए बच्चों को पैदा करने लगी। और यही रीजन था कि यहाँ पर रेडिएशन लेवल्स इतने ज्यादा थे, गायों के दूध सूख गए थे और पक्षी भी मारे गए। और उस लैब का जहर सब जगह फैल चुका था जिसका उन्होंने विरोध भी किया था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं मिला। और उस जहर की वजह से उनके शरीर पर वो फोड़े आ गए थे। और तभी GSR को भी एहसास हो चुका था कि बेटे को ठीक करने के चक्कर में उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, नेचर से लड़ाई नहीं की जा सकती। अब 2004 के करीब गांव वाले साइराज से कहते हैं कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं, लेकिन तभी सुभद्रा को गॉडेस पजेस करके ये कहती है कि वो लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, ये जमीन उनकी है और ये जगह और गॉडेस भी उनकी है। और वो विरोध करने वाले एक आदमी का सर काट देती है और अब सब उसकी बात मानते हैं। खैर अब ये सभी गांव वाले मिलकर माइन से होकर फैक्ट्री को खत्म करने जाने लगते हैं। और इधर GSR को पता चलता है कि सुनामी आने वाली है और अब वो लैब का सामान वैसे ही छोड़ देता है। साथ ही साथ उसने एक और दरवाजा भी ओपन छोड़ दिया था ताकि सुनामी उसके पाप के सबूतों को मिटा दे और वो वहां से भाग जाता है। अब सुनामी आ जाती है जो कि पूरे गाँव को ही तबाह कर देती है, लेकिन वो लोग तो साइराज, सुभद्रा और पौनराज के साथ माइन में थे। यानी कि गाँव वैसे तो बंजर हो गया, लेकिन लोग वहाँ पर माइन के अंदर थे। और वो लैब तभी पहुंच जाते हैं जहाँ पर डोर तो ओपन था ही, तो वो सभी पानी से बचने के लिए अंदर चले जाते हैं। लेकिन सुभद्रा पानी में बह जाती है और उसने सबको बचाने के लिए डोर लॉक कर दिया था, यानी कि उसने खुद की कुर्बानी दे दी। अब कई दिनों और महीनों तक वो लोग उसी लैब में फंसे रहे और जान बचाने के लिए उन्होंने वो मरे हुए चूहे खाए जिन पर एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, जानवरों को खाया, केमिकल्स पी लिए पानी की तरह। और फिर साइराज को सुभद्रा के विजन्स आने लगे जो कि उससे बात करती और कहती कि उसे यहाँ पर अपनी आर्मी बनानी चाहिए और वो उसकी बात मान लेता है। खैर अब वो डोर भी ओपन हो जाता है, लेकिन वो लोग अब म्यूटेट हो चुके थे, तो धूप में जाने पर उनकी बॉडी जलने लगी थी और अब एक आदमी ऐसे ही मारा जाता है। और शुरुआत में सेतु ने जिस आदमी को देखा था जिसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े हो रखे थे, उसके साथ भी यही हुआ था। उसने उसको देखकर कहा था कि वो तो उसके गांव में रहा करता था काफी साल पहले। तो अब आपको समझ में आया होगा कि उसके साथ में क्या हुआ था। शुरुआत में जो छुपे हुए लोग थे वो कौन थे और उन्होंने सब पर हमला क्यों किया था, जिसको बाकी लोग भूख से बचने के लिए खा जाते हैं। और अब हम समझ पाते हैं कि वो क्रीचर्स असल में
इंसान हैं जो कि म्यूटेट होकर क्रीचर्स में तब्दील हो गए थे। अब वो सभी सुभद्रा को अपनी गॉडेस का रूप मान लेते हैं और उसे ही पूजने लगते हैं, यानी कि ये जिस देवी को पूज रहे थे वो सुभद्रा थी। अब ये कहानी सुनकर गौतम साईराज से ये कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। वो सुपरस्टिशन में पड़ा हुआ है, जिस पर यहाँ पर साईराज कहता है कि ये सच है। उसे उसकी बीवी की आवाज और बातें सुनाई देती हैं और तभी वो वेटियन को बुलाने लगता है और हम किसी भारी भरकम चीज को आता हुआ देख पाते हैं। खैर तभी हम प्रकाश को देखते हैं, जिससे जीएसआर ये बोलता है कि वो कंपनी उसका पाप है जिसे वो खत्म कर देगा, लेकिन प्रकाश ये कहता है कि उसके एक्सपेरिमेंट्स उसे ठीक करने की उम्मीद दे सकते हैं, उसको फिर से चला सकते हैं और वो ऐसी कंपनी को खत्म नहीं होने देगा। और अब वो अपने ही फादर की ऑक्सीजन निकाल कर उनको खत्म कर देता है। और तभी हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं जो कि उस लैब तक पहुंच चुके थे और यहाँ पर उन्हें गॉडेस की स्टैचू और वर्शिप वाली प्लेस मिल जाती है, जिसके साथ एपिसोड 4 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 5 के अंदर हम साईराज के बेटे वेटियन को देख पाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ा, पावरफुल और डेंजरस क्रीचर है, या फिर ये कहें कि म्यूटेंट है। और आखिरी एपिसोड से हम जान चुके हैं कि ये लोग म्यूटेंट्स बन गए थे, लेकिन हम फ्लो के लिए इनको क्रीचर्स ही बुलाएंगे। तो अब साईराज वेटियन को शक्ति को खत्म करने के ऑर्डर दे देता है, लेकिन पीटर उसे बचाने के लिए वेटियन को गुस्सा दिलाने लगता है और अब वेटियन उसे खत्म कर देता है और उसे अपने लोगों को, यहाँ के छोटे छोटे बच्चों को खिला देता है। और अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि यहाँ पर वो लोग फंस चुके थे, फिर वो म्यूटेंट बने, उनकी लेडीज तो बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, फिर वेटियन, वो ड्वार्फ और बाकी ये छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आए थे। खैर इसके बाद में साईराज बेहोश हो जाता है, जैसे असल में गौतम ने नींद की दवाई दी थी जिससे वो अभी बेहोश हो गया था। अब गौतम बहुत ही दुखी था पीटर के मरने से और वो कहता है कि उसने उन लोगों को यहाँ पर फंसाया है, लेकिन शक्ति बोलता है कि ये उसकी गलती नहीं है, वो खुद यहाँ पर फंसे हैं और ये जमीन ही ऐसी थी। खैर अब गौतम अपने हाथ की उंगली को काटने लगता है ताकि वो हथकड़ी को खोल पाए, लेकिन वो दोनों उसको रोक लेते हैं और तभी करुणागम उससे वो ब्लेड ले लेता है जो कि उसने छुपा लिया था और वो उससे कहता है कि वो उसे बचाएगा क्योंकि उससे उसे फील मिलेगा कि उसने अपने बेटे सेतु को बचा लिया है, जो कि उसकी ही तरह डॉक्टर था। और अब वो अपनी उंगली काट कर खुद को फ्री करता है, फिर उन दोनों को। और अब वो लोग साईराज को होश में लेकर आते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि वो उन्हें नेहा और माया तक लेकर जाए और अब वो उसे लेकर घूमने लगते हैं और अब तक वो एक जगह पहुंचते हैं और ये जगह साईराज और उसके लोगों की एक सीक्रेट केव थी, जहाँ पर वो अपनी सुभद्रा से बात करने लगता है और वो उन्हें यहाँ पर आने वालों को खत्म करने की बात कहती है और यहाँ पर वो और चीजें अपने बारे में बताता है। साथ ही साथ हम एक फ्लैशबैक भी देख पाते हैं, यानी कि जब ये लोग सारे के सारे म्यूटेंट्स बने और उसके बाद जब ये लैब से फ्री हुए तो ये नामलाई गांव तक पहुंच जाते हैं, जहाँ के लोगों को खुश देखकर उन लोगों को जलन होती है और उन्होंने उस गांव को बर्बाद करने की ठान ली थी। और तभी हम शुरुआती सीन देखते हैं, यानी कि 2005 का, जहाँ पर वो जो बस आ रही थी जिसके अंदर सेतु और माला थे, उसे डाइवर्ट इन लोगों ने ही करवाया था और पेड़ को रास्ते में रख दिया था और फिर उन्होंने ही उस बस पर हमला किया था। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने माला को मारा नहीं था बल्कि उसे वहां पर ले आए थे और अब उन्होंने उसके बच्चे को मार दिया। फिर सबने उसके साथ में गलत काम किया, उसके दोनों हाथ पैर काट दिए ताकि वो सिर्फ एक मशीन बन जाए जिसके साथ वो गलत काम करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे। और वो यहीं पर पड़ी हुई है और उसने ही उन सभी बच्चों को, वेटियन को जन्म दिया है और वो कोई और नहीं है बल्कि खुद साईराज की ही पोती है, मतलब शक्ति की बेटी। और साईराज को ये बात पता भी थी। मतलब आप देख रहे हो कि ये लोग जब इंसान थे ना, ये तब भी हैवान ही थे, लेकिन अब वाकई में म्यूटेट होकर ये रियल में हैवान बन गए। अब ये सारी बातें जानकर शक्ति, जिसकी वो बेटी है, और करुणागम, जिसकी वो बहू है, वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। शक्ति माला को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके दर्द, उसके ट्रॉमा को भी समझ पा रहा था और अब वो अपने दिल पर पत्थर रखकर उसकी सांस रोककर उसे खत्म कर देता है ताकि वो इस दर्द से और इस अत्याचार से आजाद हो जाए। खैर अब वो गुस्से में साईराज पर हमला करता है और उसका सर काट देता है। तभी हम नेहा को देख पाते हैं जिसके पास वेटियन था और वो उसकी ओर गलत फीलिंग्स रखता था और इतना तो हम समझ पाते हैं कि उन्होंने नेहा को माला की तरह ही इस्तेमाल करने के लिए रखा हुआ था। खैर अब तभी वहाँ पर वो ड्वार्फ आ जाता है और उससे ये कहता है कि वो अभी कुछ भी ना करे, पहले रिचुअल हो जाने दे, जिससे कि वो रुक जाता है और वहाँ से चला जाता है, यानी कि यहाँ पर ये ड्वार्फ अच्छा था। खैर तभी हम फरहान और उसकी टीम को देखते हैं जो कि उसी लैब में उस मूर्ति के पास थे और साइंटिस्ट संजीव उस मूर्ति को टच करके देखता है, लेकिन तब तक वहाँ पर क्रीचर आ जाते हैं उसे खत्म करने और बाकी लोगों पर वो हमला कर देते हैं, लेकिन वो लोग समहाउ उनको मार देते हैं, जिन पर 4 से 5 से ज्यादा ही बुलेट्स का असर होता है, यानी कि वो आसानी से नहीं मर रहे थे। अब फरहान जगन से पूछता है कि उसे पता होगा कि ये सब क्या है, जिस पर वो कहता है कि ये तो उसे भी नहीं पता था, वो खुद 20 साल बाद यहाँ पर आया है और उन्हें जल्दी ही सेफ रूम से सैंपल्स लेकर निकलना चाहिए। अब वो लोग सेफ रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ से उन्हें सैंपल्स लेने थे, लेकिन यहाँ भी एक क्रीचर आ जाता है जिसे वो खत्म कर देते हैं और फरहान अपने एक आदमी को एग्जिट चेक करने भेजता है ताकि वो यहाँ से जा पाए। तभी जगन उससे कहता है कि वो मिशन पूरा किए बिना यहाँ से नहीं जा सकता
सकता, जिस पर वो कहता है कि अब मिशन लोगों को बचाने का है, लेकिन जगन कहता है कि उसे बाकी के पैसे नहीं मिलेंगे इससे, जिस पर वो एग्री हो जाता है। लेकिन अब वहाँ पर तभी वेटेन आ जाता है और सब पर हमला करने लगता है, जिसे फरहान और उसकी टीम मेंबर हैप्पी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके ऊपर बुलेट्स का कोई असर नहीं होता। वो इसकी स्किन तक में नहीं जा पा रही थी, बहुत ही मोटी स्किन थी उसकी, और मेरे ख्याल से शुरुआत में यही कार को खींच कर ले जा रहा था। खैर अब वो फरहान को दूर फेंक कर हैप्पी को पकड़कर बीच से फाड़ देता है और वहां से चला जाता है। तभी फरहान हैप्पी की इस हालत को देखकर बहुत दुखी था। उसे वो ट्रिब्यूट देता है और जगन को ढूंढने लगता है, क्योंकि जगन वहां से भाग गया था। अब तभी हम गौतम, शक्ति और करुणागम को देखते हैं, जो लोग माया की आवाज सुनकर उन दोनों तक पहुंच जाते हैं और उन दोनों को फ्री भी कर लेते हैं। अब उन्हें क्रीचर्स की आवाज आती है तो उन्हें यहाँ से निकलना होगा, तो वो ड्वार्फ की मदद लेते हैं, जिसके बारे में माया ये बताती है कि वो अच्छा है, वो उनका ख्याल रख रहा था, और अब वो उन सबको बाहर जाने का रास्ता दिखा देता है, जिसके साथ ही एपिसोड 5 भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आखिरी एपिसोड शुरू होता है गौतम और बाकी लोगों से, जिनको वो ड्वार्फ बाहर जाने का रास्ता दिखा चुका था, और माया उसे अपनी हेयर क्लिप देकर थैंक्स करती है, जिससे वो भी खुश हो जाता है। अब वो लोग वहाँ पर लगी हुई लैडर से ऊपर जाते हैं और मेन फैक्ट्री तक पहुँच जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं, यानी कि इस लैब में आने का ये एक रास्ता था। फिर तभी हम फरहान और उसकी टीम को देख पाते हैं, जो कि जगन को ढूंढ रहे थे, जो कि सैंपल लेने सेफ तक आ चुका था, और उसे वो मिल भी जाते हैं। लेकिन फरहान उस पर गुस्सा करता है कि उसकी वजह से इतने लोग मारे गए और वो सैंपल्स की सोच रहा है। वो तभी उसका सैटेलाइट फोन लेकर अपने आदमी को कॉल करके उससे एक्सट्रैक्शन टीम और बैकअप मंगवाता है, और उसने अपनी भी कुछ रिसर्च करने के लिए अपने आदमी को कहा था जगन, प्रकाश और एक्सोजेनिक्स के बारे में। तो वो बताता है कि एक्सोजेनिक्स, प्रकाश और उसके डैड की सारी इंफॉर्मेशन मिटा दी गई है, मतलब वो लोग कुछ इलीगल करते होंगे, और जगन पर तो केसेस भी चल रहे हैं, जो कि असल में बच्चों के साथ गलत काम किया करता था। और अब फरहान को उस पर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि कभी उसकी बच्ची के साथ भी किसी ने गलत करके उसको खत्म कर दिया था, जिसके बाद ही उसने ये सब काम किए। खैर तभी वो जगन को शूट करके खत्म कर देता है, और जगन के इसी राज से प्रकाश भी उसे ब्लैकमेल करता था। यानी कि शुरुआत में जब उसने कहा था ना कि वो उसकी बीवी को इसके बारे में बताएगा, तो जगन यही सारे गंदे काम किया करता था। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर जो सायराज था ना, उसे अपनी बीवी की जो आवाज आती थी, वो मेरे ख्याल से उसे हेलुसिनेशंस हुआ करते होंगे, जिसके चलते वो ये सारे बेकार काम कर रहा था। उसको गाँव वालों से जलन थी, उसको ये भी गम था कि उसके खुद के बेटे ने उसे काफी बड़ा धोखा दिया। उसने उन लोगों का साथ क्यों दिया, उसका साथ क्यों नहीं दिया। खैर अब यहाँ पर गौतम और बाकी लोग भी आ जाते हैं, और वो लोग आपस में बात करके पहले बातें क्लियर कर लेते हैं कि उन सबको बाहर ही जाना है, यानी कि सारे लोग आपस में मिल गए थे। अब जगन ने जो केमिकल सैंपल्स लिए थे वो गिरकर टूट चुके थे, और माया उन्हें ही देखने लगती है और उसको हल्का सा एक कट लग जाता है। खैर वो सभी लोग अब वहाँ से भागने लगते हैं, और अब तक बाकी क्रीचर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि उन सब पर अटैक करने की कोशिश करते हैं और रास्ता ब्लॉक कर लेते हैं। अब फरहान का एक टीम मेंबर कहता है कि वो उन क्रीचर्स को डाइवर्ट करेगा ताकि वो लोग बाहर भाग पाएं, लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही एक क्रीचर उसे खींच लेता है और खत्म कर देता है, जिसको बाकी क्रीचर्स खा जाते हैं। यानी कि ये लोग क्रीचर्स होने के साथ साथ कैनिबलिस्टिक भी हो गए थे। खैर अब ये लोग आगे जाते हैं और अलग अलग हो जाते हैं, जिनको पीछे रहकर फरहान का आखिरी टीम मेंबर प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अब वहाँ पर वेटेन आ जाता है और उसे खत्म कर देता है, जिसके बाद सभी डी ब्लॉक तक आ जाते हैं, जहाँ से बाहर की एग्जिट मिल सकती थी। लेकिन वहाँ पर आकर वेटेन उन बचे हुए लोगों को, यानी कि शक्ति, करुणागम और साइंटिस्ट रजत पर हमला करता है। वो उन सभी को हर्ट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ फरहान, गौतम और माया विद नेहा आ जाते हैं, और फरहान गौतम के साथ उस पर हमला करता है, जिससे वो उनकी ओर आने लगता है। अब तभी फरहान एग्जिट ढूंढने जाता है, तब तक गौतम उसे अपने पास उलझा कर रखता है। लेकिन इसी बीच एक क्रीचर उसकी बेटी को उठाकर ले जाने लगता है, जिससे वो छुड़ाता है, और ये क्रीचर किसी गोरिल्ला की तरह ही एक्ट कर रहा था। तो जिस एक्सपेरिमेंट वाले एनिमल को जिसने भी खाया था, वो उसकी तरह ही हो गया था, जैसे कि डॉग्स को खाने वाले डॉग की तरह हो गए, या फिर उसकी तरह बन गए थे, चूहों को खाने वाले वैसे, एंड सो ऑन। और यहाँ पर इस सीरीज का जो ये पर्टिकुलर प्लॉट है, वो मुझे स्वैट कैट कार्टून की याद दिलाता है, जिसको मैं बचपन में काफी देखा करता था। और अगर आप लोगों ने भी देखा है तो कमेंट में जरूर बताना। खैर अब यहाँ वेटियन शक्ति, करुणागम और रजत से लड़ रहा होता है, जो कि करुणागम को बैरी करके उसका सर कुचल देता है, जिससे शक्ति और गौतम को काफी दुख होता है। खैर अब ये दोनों और रजत उससे लड़ने लगते हैं और उस पर थोड़े बहुत भारी पड़ते हैं। साथ ही साथ फरहान भी वहाँ पर वॉल पर बॉम्ब लगाकर वापस आता है और उसे शूट करने लगता है। अब वो बाकी तीनों को दूर फेंक कर फरहान के ऊपर हमला करने आता है, लेकिन अब गौतम उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, जैसे पीटर ने किया था, और अब वो उस वॉल के बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिससे धमाका होता है और वेटियन इससे
से बेहोश हो जाता है। खैर अब फरहान, गौतम, रजत, नेहा और माया बाहर जाने लगते हैं, लेकिन शक्ति पीछे ही रह गया था, जिसे लेने गौतम वापस अंदर जाता है। लेकिन बैटियन अब तक जाग चुका था, जो कि उस पर हमला करने बढ़ता है, लेकिन शक्ति उसे रोकने की कोशिश करता है और ह्यूमंस की तरह समझाने की कोशिश भी करता है। और अब वो उससे कहता है कि उसने उसके फादर और मदर को मारा, जिस पर गुस्सा होकर वो उसे पकड़ लेता है। और अब शक्ति वहाँ पर पड़े हुए सिलेंडर को शूट कर देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसके अंदर वो दोनों ही मारे जाते हैं। और अब गौतम उसे ऐसे देख दुखी होता है और बाहर आ जाता है। खैर वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं और सुबह भी हो गई थी और फरहान का चॉपर भी आ गया था। लेकिन तभी यहाँ पर प्रकाश भी अपने चॉपर से आ चुका था, जिसे फरहान ने कॉल पर मिशन ना करने के लिए बोल दिया था। अब वो गौतम और बाकी लोगों से कहता है कि यहाँ पर जो भी हुआ वो सब भूल जाएं और वो इसके बारे में कभी बात ना करें। उसके लिए उसके पास लीगल टीम भी आएगी पेपर्स पर साइन लेने के लिए। और गौतम उस पर गुस्सा करता है, लेकिन नेहा उसको संभालती है। खैर अब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि प्रकाश ने असल में वहाँ पर एक और टीम भेजी थी, जो कि वहाँ के सैंपल्स, रेटियन का सर, म्यूटेंट बच्चे और ड्वार्फ म्यूटेंट को पकड़कर ले जा रहे थे, और वो भी प्रकाश के लिए, जिन पर वो अब एक्सपेरिमेंट्स करेगा। अब कहानी 3 महीने आगे जाती है, जहाँ पर माया अपने नाइटमेयर से जागती है, जिसे उसी फैक्ट्री के नाइटमेयर्स आ रहे थे और गौतम उसको संभालता है। जिसके बाद हम प्रकाश को देख पाते हैं, जो कि उन सैंपल्स को एक्सट्रैक्ट करके खुद में इंजेक्ट करता है, जिसे साइंटिस्ट रोकते भी हैं कि उनका एनिमल टेस्टिंग अभी नहीं हुआ है, लेकिन वो इसके लिए नहीं मानता। और अब उसकी बॉडी में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं और तभी वो बेहोश हो जाता है, जिसे ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। जिसके बाद हम गौतम को देखते हैं, जिसे फरहान का कॉल आया था, जो कि उससे कहता है कि उसकी फैमिली और माया खतरे में है। और तभी हम माया को देखते हैं, जिसे उसका डॉग, जो कि उन्हें उस दिन वापस मिल गया था, उस पर थोड़े से स्क्रैच कर देता है। और तभी हम उस दिन का फ्लैशबैक देख पाते हैं, जहां पर माया को उस दिन केमिकल बॉटल से एक कट लगा था और इससे कुछ केमिकल उसके अंदर चला गया था। और फिलहाल जो उसका स्क्रैच वाला हाथ था, यानी कि जो डॉग ने उसके साथ किया, वो अपने आप हील हो जाता है, यानी कि उसके अंदर रीजनरेशन वाली एबिलिटीज आ गई थी, या फिर ये कहें शायद से वो भी अब यहाँ पर काफी भयानक म्यूटेंट बन सकती है। और बूम, इसी के साथ में ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। अब देखो बात करें कि सीरीज है कैसी, तो देखो आजकल जो हॉरर मूवीज वगैरह आ रही हैं, उनसे तो ये काफी बेटर है। लेकिन अगर हम बात करें और हॉरर सीरीज के हिसाब से, तो ये थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। ओवरऑल वन टाइम वॉचेबल तो ये बिल्कुल है। एटलीस्ट यहाँ पर जो प्लॉट है वो एंड तक आपको बांधे रखता है कि अंत में क्या हुआ होगा। और इस मूवी का जो बिजनेसमैन प्रकाश है, वो मुझे कुछ क्रिश 3 के काल की याद दिलाता है, जो कि व्हील चेयर पर था और अपने अंदर कुछ ऐसी चीजों को इंजेक्ट करना चाहता था, या फिर ये कहें कि क्रिश के डीएनए को, जिससे कि वो वापस चल पाएगा। अब देखो बात करें माया के बारे में, तो मेरे ख्याल से या तो वो खुद इनके लिए खतरा बन सकती है, या फिर ये कहें कि जो एक्सोजेनिक्स कंपनी के लोग हैं वो उसको लेने के लिए आ रहे हैं। शायद से वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो माया है वो बिल्कुल इम्यून हो चुकी है, क्योंकि अगर उसे म्यूटेंट में परिवर्तित होना होता तो वो अब तक हो चुकी होती, लेकिन वो नॉर्मल इंसान थी और उसके पास में काफी बढ़िया वाली रीजनरेटिव एबिलिटीज आ गई थी। तो इन सब के बारे में तो सीजन 2 के अंदर ही पता चलेगा, अगर वो आता है तो। और फरहान ने उसको ऐसी क्या बात बताई जो कि उनके साथ में कटियल के अंदर हुआ था। खैर जो भी हो, सीरीज देखने में तो मजेदार है, एक टाइम तो देख ही सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको सीरीज और एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में।